नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर जेठा और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस और साथ में आप हमें सुन पा रहे हैं स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम चैनल पर भी। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कुछ ऐसे हस्तियों के साथ जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक श्रेष्ठ रूप से अपने आप को स्थापित किया है। वे अपने आप में स्वयं एक हस्ताक्षर हैं और आने वाले समय में एक बहुत बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लिए होप भी है। ऐसे कुछ चुने हुए लोगों को हम साथ में लेके आए हैं जिनके अंदर ना केवल आत्मविश्वास है बल्कि आगे बढ़ने के लिए संघर्ष का मार्ग भी सामने है। प्रशस्त है इनका मार्ग, ये आगे बढ़ने के लिए फुल्ली डिटरमिन्ड है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत कुछ कर पाएंगे। हमारे साथ आज इस मंच पर एक और व्यक्ति है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने एक प्रकार से ये कहा जाए कि इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में कई वर्षों पहले नींव रखी सिनेमा बनाने की। हम तो मजाक में उन्हें यहाँ के दादा साहब फाल्के कहते हैं, परंतु वास्तव में यहाँ की जो नई पीढ़ी है उस नई पीढ़ी को बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया और एक नई दिशा दी, जिससे कि आज इस पूरे क्षेत्र में सिनेमा को लेकर हम बहुत सजग हैं और सिनेमा भी कैसा अर्थपूर्ण सिनेमा। So to start this discussion, I'll switch over the camera to मधुर भाई, Mr. मधुर गाडिया, और मैं जानना चाहूंगा उनसे कि ये पूरी की पूरी मधुर भाई जो फिल्म इंडस्ट्री का खेल है और जो इंडियन सिनेमा है जिसको हम लोगों ने बड़े पर्दे पे देखा और धीरे धीरे ये आम जनता के बीच में छोटे शहरों तक आ गए एंड इट हैज बिकम वेरी पॉपुलर। व्हाट इज द रीजन? देखिए, ये जो विधा है फिल्म मेकिंग की, ये कुल मिला के इंटरटेनमेंट की है। चाहे आप इंटरटेनमेंट के थ्रू कोई संदेश भी पहुंचाना चाहते हैं या समाज को उसका आईना दिखाना चाहते हैं, तो फिल्म मेकिंग सबसे अच्छी विधा होगी। और विधा जो है उसका उपयोग अब आम जनता तक पहुंच चुका है। ये बहुत आसान हो गया है। आपके पास एक अगर सेल फोन है, आप उससे शूट कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं और उसके बाद उसके एप्स आ गए हैं एडिटिंग की। आप उसको एडिटिंग कर लीजिए और उससे भी बढ़कर के एक बहुत अच्छी चीज आ गई है, वो है यूट्यूब और जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और फेसबुक है और तरह तरह के सोशल मीडिया आ गई है, तो उसमें आप उसको रिलीज कर दिया। बहुत सही है। पहले एक समय में ऐसा होता था कि फिल्में बनाना बहुत कठिन होता था, देखना बहुत आसान, टिकट खरीद के थिएटर में पहुंच जाएं, लेकिन बनाना कठिन इसलिए होता था कि बनाने के बाद भी आप इसे कहां दिखाएंगे। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं। नो, इस नए युग में आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, आप अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं। ये डिजिटल हो गया है और अपनी बात को रख सकते हैं। चलते हैं कैमरा मनीष सोनी की ओर, जानने की कोशिश करते हैं कि मनीष सोनी ने कई फिल्मों में काम किया, कई फिल्मों में इन्हें कई सारे सम्मान प्राप्त हुए और इस नए फील्ड से वो ज्यादा अच्छे से परिचित हैं। तो मनीष सोनी, आप बताएं कि ये किस प्रकार से आज उपयोगी सिद्ध हो रहा है? सर, जहां तक सिनेमा की बात है तो सर सिनेमा एक्चुअली मैं मानता हूं जो बड़े पर्दे पर देखा जाता है, कलेक्टिव जो एंटरटेनमेंट होता है, पूरा एक ग्रुप बैठ के देखता है, एक टॉकीज जो हॉल खचाखच भरा रहता है, उसके बाद जो वहां से जो शो चलता है उसका एक्शन रिएक्शन होता है, जो पब्लिक उस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है, वो सिनेमा है। हालांकि जो पॉकेट सिनेमा है आज उसका भी ट्रेंड चल रहा है, एआई का जमाना आ गया है, छोटे छोटे वीडियोस बनाए जाते हैं, 30 सेकंड में पूरी बात कह दी जाती है, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड में पूरी बात आ जाती है और लोग फिर उसको स्क्रॉल कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये आज की जो आपाधापी है, जो भागम भाग है, उसमें हम इसको सिनेमा का एक नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर सिनेमा की बात किया है तो वही होता है जिसको हम लोग शोमैनशिप कहते थे, लार्जर देन लाइफ जब चीजों को दिखाया जाता था। जब अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के रूप में पर्दे पे आता था और हम उनको देख के इंस्पायर होते थे, उनकी हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस और उनका जो जज्बा होता था उसको उस समय के युवा अपने अंदर धारण करते थे और वर्किंग करते थे, किलिंग इंस्टिंक्ट डेवलप करते थे और फिर अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे। मैं कहता हूं कि हर समय का जो कहते हैं डेवलपमेंट कितना ही हो जाए, टेलीविजन आए और अब वो छोटी स्क्रीन आ गई, मोबाइल आ गए, लेकिन जो सिनेमा का जो क्रेज है वो आज भी उसी पर्दे पे है, उसी सिल्वर स्क्रीन पर है। और जब वहां पर देखा जाता है किसी हीरो को तो वाकई में वो हीरो रहता है। सिनेमा का क्रेज आज भी बना हुआ है और वहां पे देखा जाए जिस हीरो को तो वो वास्तव में हीरो होता है। हमने देखा है कई बार लोगों को क्रिकेट खेलते हुए,
लेकिन वहां पर ऐसा है कि क्रिकेट में बहुत सारे गेम्स हो गए आजकल। आपके वनडे इंटरनेशनल्स हो गए, टेस्ट क्रिकेट हो गया, फिर T20s हो गए, और भी छोटे छोटे मैचेस हो गए, IPLs हो गए, यानी सारे फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट है। एक ऐसा खिलाड़ी जो सारे फॉर्मेट में खेल चुका है या खेल रहा है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आज हमें खुशी है कि इस प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा व्यक्ति भी है जो सिनेमा के लगभग हर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, कर चुका है। चाहे वो बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री का सवाल उठता हो, या फिर वेब सीरीज की बात होती हो, शॉर्ट फिल्म्स की बात होती हो, डॉक्यूमेंट्रीज की बात होती हो, या पॉकेट सिनेमा की बात हो। हम चलते हैं अपने कैमरा को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कमलेश के पास कैमरा लेके जाते हैं, और कमलेश से जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारे फॉर्मेट में जब हम ये काम करते हैं तो कौन सा फॉर्मेट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है या इंस्पायरिंग लगता है। जैसे मनीष भाई ने बोला सर कि सिनेमा जो लार्जर देन लाइफ की बात करते हैं, और वो सिनेमा एक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी चीज तो होती है कि देखिए सिनेमा ना अलग अलग चीजों में बढ़ गया। छोटा सिनेमा, बड़ा सिनेमा, है ना, 35 mm सिनेमा। तो अब हम यदि हम किसी OTTs आ गए, OTTs अब वो ऑलरेडी आपकी फिल्म ले लेते हैं, बड़े थिएटर में आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी होती है वो एक्चुअल में बड़ा सिनेमा बनाने में होती है, जहां पर आप चाहे आप साइंस फिक्शन ले लें, यहाँ पर आप ग्राफिक्स वाली फिल्म ले लें, और चाहे आप कैरेक्टराइजेशन में जाते हैं, बहुत सारी चीजों को जाते हो, चाहे आप बहुत प्रोफेशनल सिनेमा बनाते हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और बहुत ज्यादा उसमें एक्टर्स को फील करने के लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं, फील कराने के लिए होते हैं। डायरेक्टर्स बहुत सारे आपको टिप्स देते हैं, और उनके पास अलग अलग क्रिएशंस होते हैं। कमलेश भाई, लेकिन एक चीज देखा हमने कि फिल्में बनाना बड़ा कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव है। यदि बड़ी फिल्में बना रहे हैं तो उसमें तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन छोटी फिल्में बना रहे हैं, पॉकेट सिनेमा, शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, तो आज मैं देख रहा था एक गाना लगभग 10 मिनट का था, मैंने कहा कि इतनी देर में तो एक शॉर्ट फिल्म बन जाएगी। तो ये शॉर्ट फिल्म बनाना ही ज्यादा आसान हो गया है क्या? शॉर्ट फिल्म तो ऐसा हो गया कि सर जब से हमारे पास मोबाइल आया, जैसे सर ने बताया कि मोबाइल आया, जब से छोटे छोटे चैनल्स OTTs आने लगे हैं, और सबसे बड़ी चीज तो ये बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सनल एप्स बना लिए हैं, जिस पर वो उसको OTT का नाम दे दिया जाता है, उस पर अपनी अपनी फिल्म रिलीज कर रहे हैं। अब देखिए 1 मिनट की शॉर्ट फिल्म से लेके चाहे आप फ्रांस चले जाए, चाहे कहीं भी चले जाए, तो वहां पर सेगमेंट्स है कि एक फिल्म की शॉर्ट फिल्म, लेकिन उसको नाम फिल्म ही दिया जाएगा, फिल्म ही दिया जाएगा, चाहे एक मोबाइल फिल्म 1 मिनट की, 2 मिनट की, 5 मिनट्स, है ना। तो यदि आप अपनी 1 मिनट में बात कह पा रहे हैं तो ठीक है ना, फिर उसमें हम डिसाइड करेंगे क्या उसमें हम बहुत ज्यादा मार्जिन लेके चल रहे हैं, किसका क्या हम बड़ा रूप, वैध रूप भी बना सकते हैं। तो यदि किसी के पास पैसा नहीं है या बजट नहीं है और वो इंटरेस्टेड है, तो वो क्या करे? वो अपनी बात तो कहना चाह रहे हैं, उसके पास फैसिलिटीज नहीं, उसके पास फाइनेंस नहीं, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके पास माध्यम है कि ठीक है आप छोटी आप मोबाइल लीजिए, आप छोटे कैमरास लीजिए, और उस पर अपनी फिल्म शूट करके आपने दिखाइए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। छोटी फिल्में भी बनाई जा सकती हैं जिसके पास बजट कम है, जैसा कि अभी कमलेश भाई ने बताया। अभी हम इनसे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि इन्होंने कई बड़ी फिल्मों में भी काम किया है। हम चलते हैं अपने कैमरा लेके संजू बाबा के पास, बहुत फेमस कॉमेडियन के रूप में जाना जाते हैं। लेकिन एक बहुत विचित्र सी बात यह है कि जब हम इनके फेसबुक को स्क्रॉल करते हैं तो पाते हैं कि ये हैं बहुत महत्वपूर्ण और सच में इंपॉर्टेंट इस क्षेत्र के कॉमेडियन, लेकिन ज्यादातर ये प्रभावित होते हैं संजय दत्त के सीरियस रोल से। तो पहला प्रश्न मेरा यह है कि क्या ऐसा है कि आपको स्क्रॉल करते हुए जब मैं देखता हूं तो सारे सीरियस रोल्स आप को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि व्यक्तिगत जीवन में जब आप स्टेज पे होते हो तो कॉमेडी रोल पसंद करते हो? सर उनसे कुछ हमें सीखने को भी मिला है, क्योंकि अब ये इत्तेफाक कह लो कि मेरा नाम बचपन से संजय है, और मैंने पता नहीं पहली बार जब उनकी फिल्म देखी तो बहुत अच्छा लगा, और धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो कुछ सीखने को भी मिला हमें उनसे, उनका स्ट्रगल और उनका तरीका, वो बातचीत करने का तरीका, और उनके फादर का फैमिली के बारे में कुछ चीजें कुछ मिलती जुलती हमारे यहाँ से भी हैं कि कितना स्ट्रगल किया, कितनी समस्याएं आई हैं, लेकिन वो चलता गया। संजय भाई, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए आपने बहुत काम किया है और बहुत प्रसिद्ध कलाकार के रूप में आप स्थापित हैं, यहाँ से आप आगे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं? सर एक प्लेटफॉर्म पे तो काम करना है हमें, क्योंकि ये हमारी दिल इच्छा शुरू से रही है, और जब हम
उसको उस टाइम पे जब हम रेलवे क्वार्टर में रहते थे तो हमारे साथी लोग कहते थे, मैंने वो एक लड़कपन था जिसमें वो लोग बोलते थे ये पगलिया है, जो आज के टाइम में कपिल शर्मा जी कर रहे हैं। और बिल्कुल, और कॉमेडी करके वो लोगों को हंसा भी रहे हैं, स्वस्थ भी कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। ये चीज मैं पहले कर चुका हूँ और जब उनको देखा तो मैंने कहा ये तो मैं कर चुका हूँ पहले। तो वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया कभी, और जब हमारे तक वो प्लेटफॉर्म आया तो सिवा मनीष, हम लोग अधिकांशतः मीनिंगफुल सिनेमा करते हैं, लेकिन ये स्टैंड अप कॉमेडियन होना अपने आप में कितना डिफिकल्ट है, दूसरों को हंसाना कितना डिफिकल्ट है? सर बहुत कठिन है। रोनाल्डो हम लोग सकते हैं इमोशन पैदा करके, ऐसा सेंसेशन बना के, लेकिन लोग के अंदर से हंसी निकालना, नेचुरल हंसी निकालना, ये बहुत कठिन होता है। जो हम लोग देखते हैं कि बहुत कम कलाकार जिन्हें वो एक्स फैक्टर होता है, जिन्हें वो टच होता है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर खिलखिलाहट उभरती है। तो ये तो मैं ईश्वर की देन मानता हूँ, जिसको है उसको भगवान ने नवाजा। खासकर उसमें टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट बिल्कुल बिल्कुल, जो टाइमिंग होती है, जो युवराज का जो सिक्स लगता है, वो कॉमेडी में चाहिए रहता है, और वो बहुत कम लोगों के पास होता है। किसी के पास है तो इट्स अ ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। आप हमें देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर और साथ में सुन पा रहे हैं स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम चैनल पर भी। हमारे बीच आज बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, इसलिए हमें वक्त चाहिए इनसे बात करने का, बहुत सारे विषयों पे बात करना है। सीधे कैमरा लेके चलते हैं जूही पर और फिर उसके बाद राहुल पे। जूही, आपने 2-3-4 फिल्मों में काम किया और फॉर्चुनेटली आपके एक्टिंग ने और आपके काम ने आपको आपकी फिल्म को फिल्म फेयर तक पहुंचाया, दादा साहब फाल्के तक पहुंचाया, और अभी अभी आपकी एक फिल्म कान में भी स्क्रीनिंग के लिए सिलेक्ट हुई है। ये सब अचानक से जब कमिंग फ्रॉम नोवेयर टू एवरीवेयर मींस हाउ मच इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू, कि ये कैसा महसूस होता है? बहुत आप अभी यंग हो, आपके पास बहुत सारा अभी स्पेस है ना काम करने का, तो ऐसे में आप कैसा महसूस करते हैं? सर, अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील करती हूँ कि मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पर बिजनेस, स्टडी, इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। बट मैंने उन चीजों से हटकर एक अपने इंटरेस्ट के लिए एक लाइन चूज करी, जो है फिल्म इंडस्ट्री। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, सपोर्ट के साथ मैंने इस चीज के लिए काम किया है। आई बिलीव कि जिस मीनिंगफुल सिनेमा में हम आज काम कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इन फ्यूचर में एक लार्ज स्क्रीन पर प्ले होने वाला है। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, और एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे है वो है राहुल तिवारी। हम लेके चलते हैं कैमरा राहुल तिवारी। इनके बारे में मैं ये बताऊं कि इन्होंने अपने निजी जीवन में बहुत स्ट्रगल किया, और जो कुछ भी हासिल किया है अपनी मेहनत से, रात भर जाग कर, सीख कर, पढ़ के, बोल कर और मेहनत करके। मेहनत इतनी ज्यादा इनमें है कि हर एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इनके साथ काम करना चाहेगा, क्योंकि इनके अंदर इनोवेशन भी है और मेहनत भी है। ये सीख भी रहे हैं और साथ में काम भी कर रहे हैं। राहुल, कैमरा को लेकर मैं जानना चाहूंगा कि सब कुछ बदल गया, मतलब मैं पिछले 10 साल से देखूं तो इतना कुछ बदल गया है। मधुर भाई यहाँ पे हैं जिनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, और फिर आप एक जनरेशन में आते हो जिसमें इतना कुछ बदल गया। तो इस पूरे बदलते हुए माहौल में कैसे फिट इन किया आप? सर, मैंने तो स्टार्टिंग नील कैमरे से भी की है। सन 2005 से स्टार्ट किया था ना, तो नील ऐसा रील कैमरा था। आज के समय एसएसडी तक, क्योंकि पहले रील, फिर माइक्रो एसएसडी, फिर एसडी कार्ड है, और आज के टाइम में एसएसडी पे भी काम, तो एसएसडी डायरेक्ट हार्ड ड्राइव उस पर भी काम। कैमरे में पहले कोडेक चलते थे, आज के समय कोडेक हैं, लेकिन कोडेक अब चेंज हो चुकी है। पहले कोडेक कुछ और चलते थे, आज के समय कोडेक कुछ और चलते हैं। आज सीधे सीधे चलता है, टाइम कोड चलता है, टाइम कोड पे काम तो चीजें चल रहा है। और कैमरा जो थे पहले कुछ और थे, लेकिन आज के समय से APS-C, माइक्रो फोर थर्ड कैमरा, देन फुल फ्रेम मीडियम फॉर्मेट कैमरा, क्योंकि सेंसर पहले छोटे सेंसर, कैमरे तो चेंज हुए, लेकिन एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स भी बहुत बदला। एडिटिंग सॉफ्टवेयर सर होता क्या था कि जैसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर कुछ पहले होते थे, तो उन पे VFX करना या CGI करना बहुत टफ होता था, क्योंकि उतने इंडिया में अवेलेबल नहीं थे। क्योंकि जो भी आप काम कराना सब आप फॉरेन से काम करा सकते हैं, इंडिया में नहीं थी। क्योंकि महाभारत भी हुई, एंड इवन रामायण भी आई, तो वो भी जो भी काम करने आए थे वो भी फॉरेन या यहाँ से नहीं हुए। इंडिया से तो बहुत सी चीजें नहीं होती। तो फिर धीरे धीरे सब माहौल बदला और सॉफ्टवेयर आए। आज के समय में सॉफ्टवेयर से ऐसे मोबाइल, आपके मोबाइल में आप AI आ गया है, मतलब आप अपना सिर्फ एक फोटो दे,
तो आपकी एक फिल्म बन सकती है। आप ये समझिए, मतलब जैसे एक फील्ड है। लेकिन एक बात है कि एआई के आने से बहुत कुछ बदला है, इमोशन नहीं आ पाया। इमोशंस नहीं आ सकते। तो फिल्म जब तक इमोशन नहीं है तब तक फिल्म नहीं है, हम ऐसा मानते हैं। मैं अभी मधुर भाई से भी पूछना चाहूंगा, कमलेश से पूछना चाहूंगा, क्योंकि कमलेश ने कैमरे के सामने काफी काम किया है, मनीष ने भी बहुत सारा काम किया है। एआई से इमोशन जनरेट कैसे कर सकते हैं, और उससे बहुत सारी चीजें हमारी अभी छूट रही हैं। जो रियल कैमरा है, रियल इमोशन है, मैनुअल वर्क है, वो लगता नहीं है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? सर मुझे तो लगता है कि ये रोजी रोटी छीनने वाला काम है पर्सनली। देखिए, यदि आप जैसे पहले हमारे पास बहुत सारे पेंटर्स के पास काम था, सब हम डिजाइन करते थे वॉल्स पे सब जगह। अब जब से आया हम लेके चलते हैं फ्लेक्स, यस ठीक है, तो आप मान के चलिए बहुत सारे पेंटर जो बेरोजगार हो गए। अब ये एआई ऐसा काम कर रहा है कि शायद कलाकारों को भी वो बेरोजगार करेगा। हम जैसे लोग जो अभी शुरुआती दौर पर हैं या जो आगे जाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो हम घर पे बैठे रहेंगे, हमसे हमारी फोटो मंगा ली जाएगी और हमारे ऊपर फिल्म बना दी जाएगी, जैसे राहुल ने बनाया। लेकिन इमोशन की बात है तो इमोशन तो सर एक्टर ही डालेगा, और वो ना डाले ये अच्छा है, क्योंकि यदि वो भी डालने लगा तो सर फिर हम कहाँ जाएंगे। ये बड़ी चीज आती है ना, क्योंकि वो कैसे, वो तो टेक्निकल बात है कि आगे क्या चीज है, लेकिन ऐसा ना हो, वो हमारे लिए कुछ बचा है। आई थिंक मेरे हिसाब से जो अभी आया है, एक सॉफ्टवेयर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, सिर्फ 2 दिन पहले इमोशन नहीं होते थे, लेकिन उसमें जैसे अपन कहते हैं ना कि हंसना है, उसमें भी एक इमोशंस डाल, अगर आपको एग्रेसिव होना वो भी इमोशंस डाल। देखिए सर ये गलत हो रहा है। अभी सर 2 दिन पहले, मतलब मेरे को भी नहीं मालूम था एक्चुअली, मैं हुआ क्या कि मैं उस पर रिसर्च कर रहा था कि कुछ नया आया कि नहीं आया, फिर अपडेट में पता चला उसमें कम से कम नहीं है तो 25 से 30 प्रकार के इमोशंस डालती है। ठीक है, 25 से 30 प्रकार के इमोशन डाल। मैं अभी आऊंगा, अभी एक और व्यक्ति हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे, कैमरा लेके चलते हैं हम रिनी पर, रिनी नामदेव पर, और उनसे जानना चाहेंगे। अभी नई डेब्यू है, नया एंट्रेंस है, इनके लिए आगे बहुत कुछ भविष्य में करने को है। लर्न कर रही हैं कैमरे पे बहुत कुछ, एडिटिंग लर्न कर रही हैं, साथ में फिल्मों में बहुत जल्दी नजर आएंगी। रिनी, आप कितना उत्सुक हैं कि फिल्मों में काम करना है, बड़े पर्दे पे, छोटे पर्दे पे दिखेंगे हम, ऐसा कुछ? सर मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना 100% दे पाऊँ। ये सर ये फील्ड बहुत ज्यादा डेडिकेशन मांगती है, तो सर मैं कोशिश करूंगी, मैं एफर्ट डालूंगी। मनीष, आपको लगता है कि इस तरह के जो नए लोग हैं उनको अभी बहुत रिहर्सल की आवश्यकता होनी चाहिए, उसमें बहुत पैशन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा कर सकते हैं ये लोग? करना चाहिए। क्या रहता है सर, आजकल जो शॉर्ट टर्म गेन हो गया है, वन डे वंडर, इसको ओवरनाइट हीरो कहते हैं, इसकी बहुत ज्यादा एडिक्शन हो गया है आजकल के जो आ रहे हैं काम करने में। वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो रियाज नहीं करना चाहते, वो रिहर्सल करना नहीं चाहते, वो उसमें अपना एफर्ट नहीं करना चाहते। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब फिल्म शुरू होती है तो अगर डे फर्स्ट से आप फिल्म से नहीं जुड़ रहे हो, जब से उसकी प्लानिंग शुरू हो रही है, रेकी हो रही है, तब से अगर आप नहीं जुड़ रहे हो तो आप वो नहीं डाल पाओगे जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, इमोशन। मनीष, मैं इस पे बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैंने अभी एक ये देखा, इंटरव्यू देखा, और उस इंटरव्यू में देखा कि आमिर खान बोल रहे हैं कि जब एक राइटर एक स्क्रिप्ट लिख के देता है तो उस स्क्रिप्ट को अपना बनाने में महीनों लग जाते हैं, क्योंकि वो स्क्रिप्ट तो उसने लिख के दिया, लेकिन उसके सारे इमोशन मेरे इमोशन है, उसके सारी बोल मेरे बोल है, उसके सारे ये चीजें। मैं यहाँ मधुर भाई से कुछ जानना चाहूंगा। मधुर भाई, अभी हम लोगों ने बात किया यहाँ पर नए जनरेशन की फिल्म मेकिंग की। आप एक ऐसे युग पे खड़े हो जब आपने बहुत पहले की फिल्म मेकिंग देखी, अभी की देखी, और भविष्य में भी देखेंगे। इस फिल्म मेकिंग में एक अजीब सी चीज देख रहे हैं कि अब एआई आ रहा है, एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, ये सारे आ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आज भी जब हम अंत्याक्षरी खेलते हैं तो पुराने गाने ही याद आते हैं। हम कहेंगे क पे, च पे, प पे, र पे, तो पुराने गाने, नए गाने कम याद आते हैं। तो जो बेस है, जो हार्ट है, जो फीलिंग है, जो इमोशन है, वो ओरिजिनल में है। किशोर कुमार के गाने हो, रफी के हो, मुकेश के हो, यू नो, ऑल दोस थिंग्स। तो आपको ये नहीं लगता कि ये जो नई चीजें हैं ये मुझे एडप्ट है, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है? एआई कंप्लीट नहीं है, वो रिप्लेस नहीं कर सकता है फिल्मों के इमोशन को। देखिए, ऐसा है कि टेक्नोलॉजी रोज चेंज होती है, और उसके साथ जो हम फिल्म मेकर्स हैं, हम लोगों को भी अपडेट होना जरूरी है, ये मैं मानता हूं। अगर हम नहीं होंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, ठीक है? और बुराई नहीं है अपडेट होना, लेकिन जो वरदान
ईश्वर से हमको प्राप्त होता है, वो उसका उपयोग एआई बहुत कठिन है एआई के लिए, क्योंकि हम ईश्वर से बढ़ के नहीं हो सकते जो हम किसी को थोप दें। आप किसी आदमी को गाना गाना सिखा सकते हैं, लेकिन अच्छी आवाज उसको नहीं दे सकते। सेम चीज यहां पर एक्टिंग में भी है। अगर एक्टिंग आपको ईश्वर ने वरदान में के स्वरूप दिया हुआ है और उसको आप मान सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, आपकी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप उसको किसी को सिखा नहीं सकते। किसी को सिखा नहीं सकते, बात सच है। क्यों कमलेश भाई, अभी एक बात ये हुई कि अभी आपने ही कहा था कि अब हम लोगों की रोजी रोटी जाने वाली है, एआई आ गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एआई हमारी रोजी रोटी नहीं ले सकता। वो इसलिए नहीं ले सकता है कि एआई को चलाना आसान नहीं है। ये वो डिफिकल्ट ऑटोमेटिक कार है जिसे हर व्यक्ति नहीं चला सकता। एआई को चलाने के पहले भी उसका उतना ज्ञान होना चाहिए। जिसको पियानो जिसने कभी सुना नहीं, वो पियानो का साउंड नहीं निकाल सकता। जिसने तबला और ढोलक सुना और पखावज नहीं सुना, वो पखावज का साउंड निकाल नहीं सकता है। उसे वो चीजें फीड करनी पड़ेंगी। तो ऐसा नहीं लगता है कि एआई जो है हमारा रिप्लेस हमें नहीं कर सकता है। हमारे एक्टिंग को, हमारे इमोशन को, हमारे डायलॉग्स को, हमारे बोलने के तरीके को नहीं रेप्लिकेट कर सकता है। सर देखिए, हमने एक बहुत फेमस फिल्म आई थी, हमने देखा अवतार। अवतार के 3-4 पार्ट्स आ चुके हैं अलग अलग तरीके से। तो उसमें एक चीज देखिए, ग्राफिकली बनाया गया, उसको ग्राफिक्स उसमें यूज हुए, उसमें आपका बहुत सारी चीजें यूज की गई हैं। सर मुझे उस जगह पर एज एन एक्टर ये चीज लगती है कि ये क्या सही है, क्योंकि आपने एक एक्टर को यूज किया, लेकिन आपने इतनी बड़ी फिल्म बनाई, इतना बड़ा बजट पे फिल्म बनाया, लेकिन आप किसी एक्टर को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। क्यों? आपने अच्छा उसको भी हम बात करें तो वो भी एक तरह का हमको लगता है जैसे एआई है। एक्चुअली उनका है ना, सिर्फ एक हुआ क्या था कि जैसे अवतार आया, मैं अवतार की बात कर रहा हूँ। अवतार में क्या किया था, उन्होंने सिर्फ 3D मास्किंग लगा दी, देन इमोशंस ओनली, सिर्फ हमारे इमोशंस उन्होंने कैप्चर किए, ना कि एक एक्टर को दिखाया। एक एक्टर को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट। आप उनको मेकअप करो, आप उनके ऊपर भी कुछ चीजें लगाओ, एक्टर को दिखाओ। देखिए सर, आज जो होता है, चाहे 3D मार्क्स लगाया, चाहे कैसे भी, लेकिन आखिर उन्होंने वो चीज कर ली। वो एक बुरी चीज है एक तरह से, क्योंकि आप यदि उस चीज को हटा दें, जैसे उन्होंने ब्लू शेड दिया, उन्होंने अलग लुक दिया, तो आगे चल के ऐसा पॉसिबल है कि वो एक नया चेहरा डिजाइन करें, एक नया स्टार बनाए और उसको एक मार्क्स दे और वो उसको प्रेजेंट कर दे, क्योंकि वो इमोशन हैंडल करेगा। तो उसमें एक्टर की जरूरत क्या है? क्योंकि जब आप एआई बना सकते हैं, जब आप सब कुछ कर सकते हो, तो इन फ्यूचर ये चांसेस हैं सर, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर था पहले, मैं जब हम लोग उस पे काम भी कर चुके हैं, उसको होता था मोशन कैप्चर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता था। तो उसमें आप दौड़ने की एक्टिंग भर कर रहे हैं, लेकिन आप जो जब सॉफ्टवेयर पे उसको डालते थे तो आप दौड़ रहे हैं। यही चीज लगभग अभी कर रहे हो, लेकिन इमोशंस आई डोंट नो हाउ। हम लोग हमेशा से ये चीज देखे कि फिल्में जो है टेक्नोलॉजी से चलती हैं, और टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, और टेक्नोलॉजी ही आगे चलकर बेहतर होती है। कहीं कलर चेंज कर देना, कहीं कलर करेक्शन करना, ऐसी बिल्डिंग्स जो बहुत साधारण सी दिखती है, इतनी खूबसूरत लगने लगती है फिल्मों में, कलर करेक्शंस के कारण होता है। मैं एक बात को कहना चाहूंगा कि एआई बहुत अच्छी चीज है, मैं इसको बहुत अच्छा हेल्पफुल है, फिल्मों के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि एक समय था कि हम पैसा देते थे, करोड़ों रुपए देते थे सिर्फ सीजीआई कराने के लिए, देन वीएफएक्स कराने के लिए, ग्रीन स्क्रीन चेंज कराने के लिए। वो आज के टाइम में हमारे लिए इजी भी हो गया। हम उसको वहां यूज करें, ना कि एक एक्टर को रिप्लेस करने के लिए यूज करें, क्या उसके इमोशन शो नहीं करने के लिए। हम जैसे हमारा फाइट सीक्वेंस, आज फाइट सीक्वेंस होता क्या है कि हमें बाहर चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, तो इसमें कितना खर्चा आता है। अगर मुझे एक फिल्म बनानी है, तो मान लो कोई फाइट सीक्वेंस मुझे शूट करना है, कमलेश भाई को ही मालूम होगा, एक फाइट सीक्वेंस शूट करना तो आराम से नहीं है तो 5 लाख 6 लाख जाएगा एक दिन का सीक्वेंस। तो अभी आप हमें देख पा रहे थे बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर और सुन पा रहे थे स्टाइल रेडियो 90.4 FM चैनल पर।
आज की ये चर्चा यहीं हम समाप्त करते हैं और अगले सप्ताह फिर ये चर्चा जारी रहेगी। अभी बहुत सारे विषय हैं, सेम व्यक्ति होंगे हमारे साथ, कुछ नए विषय होंगे, उन विषयों पर भी और बातचीत करेंगे ताकि हम अपने युवाओं को भी समझा सकें और उन्हें बता सकें कि ये फिल्म बनाना कितना आसान है और कितना इंटरेस्टिंग है। तो हमें देखते रहने के लिए धन्यवाद, हमें सुनते रहने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्दी हम अगले सप्ताह फिर आपके पास एक इसी विषय पर आगे मिलते हैं। धन्यवाद।